गुड मॉर्निंग एट क्लास। तो चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल अवेयर हमने बताया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है, ये किस तरीके से किया जाता है, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, पेस्ट एंड डिजीज, एफॉरेस्टेशन, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। यदि आपके पास कागज है, ध्यान से समझें, यदि आपके पास कॉपी है जो पिछले साल की कॉपी है, ठीक है, या आपके पास कोई पेपर है जैसे कि न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है, आपने क्या किया, इस न्यूज़पेपर को या कॉपी को कहां फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। कहां पे फेंक दिया, कूड़े में, डस्टबिन में, ठीक है, डस्टबिन में फेंक दिया तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये क्या होगा, एनवायरमेंट में जाएगा, मिट्टी में पड़ा रहेगा, या फिर क्या होगा, नालियों में जाएगा, नालों में जाएगा, और ये क्या करेगा, गंदगी करेगा, वेस्ट। ठीक है, ठीक है, केवल और केवल वेस्ट है ये, और ये क्या है, खत्म हो, ये क्या हो जाएगा, ऐसी गलता रहेगा, सड़ता रहेगा, और क्या करेगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन करेगा। क्या करेगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो आपने देखा, आपने एक कॉपी थी या न्यूज़पेपर था या कोई कागज का टुकड़ा था, आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, तो डस्टबिन में फेंकने से क्या होगा, वो कहीं मिट्टी में गिरा होगा या नाले में जाएगा, वहां पे क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल बन जाएगा, वो वेस्ट मटेरियल है, और क्या करेगा, केवल केवल गंदगी करेगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, अब यही कॉपी या न्यूज़पेपर आपने क्या किया, यही पेपर या न्यूज कॉपी आपने रद्दी वाले को बेच दिया। किसको, रद्दी वाले को। ठीक है, रद्दी वाले को, रद्दी वाले को बेचने का मतलब क्या है, वो रद्दी वाला आपको ये खरीदेगा और कुछ पैसे दे देगा, इसके बदले आपको कुछ पैसे दे देगा। 10 किलो न्यूज़पेपर बेच दिया तो कुछ पैसे मिलते हैं, पैसे दे देगा। तो वो पैसे दे रहा है तो वो अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है, कागज खरीदने के पैसे थोड़ी ना दे रहा है। यदि तुम इसे फेंक रहे थे तो क्या था, वो आपके लिए कूड़ा था, कूड़े में फेंक दिया आपने, इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो गया। लेकिन आपने इसे फेंकने की जगह पे एक रद्दी वाले को बेच दिया और उसने आपको इसके बदले पैसा भी दिया, इसके बदले पैसा भी दिया। अब ये रद्दी वाले ने जो न्यूज़पेपर है इसको ले जाके कहाँ, एक फैक्ट्री में दे देगा। कहाँ पे बेच देगा इसको, फैक्ट्री। आपसे ये सस्ता खरीदेगा या महंगा बेचेगा, इस तरीके से इसके कुछ पैसे कमा लेगा। ठीक है, अब ये फैक्ट्री वाला क्या करेगा, इस कागज पे केमिकल्स डालेगा। ठीक है, केमिकल्स वेमिकल्स डाल के इसको क्या करेगा, नया कागज बना देगा, न्यू पेपर। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। यानी कि पेपर था, पेपर की साफ सफाई करके उसको केमिकल वेमिकल से, क्या किया, वापस से नया पेपर बना के वापस से बेच दिया गया। तो ये क्या हो गया, वापस से वही पेपर आपके पास आ जाएगा। तो इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो आगे आपको बात समझ में, रिसाइकलिंग क्या होता है। तो आपके घर में जो भी पेपर है, कोई भी चीज यदि आप रद्दी वाले को बेच सकते हो, कबाड़े वाले को बेच सकते हो, ठीक है, तो बेच दीजिए। उससे होता क्या है, यदि आप कबाड़े वाले रद्दी वाले को चीज बेचते हो तो वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, उसको फैक्ट्री में बेचेगा, और फैक्ट्री वाले केमिकल से क्या करेगा, उससे वापस से नई चीज बना लेगा। ठीक है, नई चीज वापस से बना लेगी। इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। प्लास्टिक की बोतल है, आप फेंक दीजिए नाले में, नाली में फेंक दीजिए या बाहर फेंक दीजिए, तो वो क्या करेगा, केवल और केवल एनवायरमेंट पॉल्यूशन करेगा। लेकिन आपने प्लास्टिक की बोतल कलेक्ट करके क्या कर ली, एक कबाड़िया को बेच दी, कबाड़ी वाले को, तो कबाड़ी वाला क्या करेगा, उस प्लास्टिक की बोतल को ले जाकर फैक्ट्री में बेचेगा और कुछ पैसे कमा लेगा। ठीक है, फैक्ट्री वाला क्या करेगा, उसको केमिकल, उस पर केमिकल वेमिकल डाल के उसको हीट वगैरह कर करके जो भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस प्लास्टिक से नई प्लास्टिक बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिसाइकलिंग। तो जो वो प्लास्टिक आप फेंकने पर पॉल्यूशन कर रही थी, अब वो क्या होगी, दोबारा से घूम के वापस से प्लास्टिक बन के आ जाएगी। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यहाँ पे पेपर की रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। पेपर एक्चुअल में बनता कैसे है, पेपर एक्चुअल में, यदि हमारे पास पेपर नहीं होगा, रिसाइकलिंग नहीं होगी, तो कैसे बनेगा, पेड़ को काटा जाता है, ये पेड़ है, पेड़ को काटा जाएगा, इसकी लकड़ी ली जाएगी, लकड़ी के छोटे 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 पीसेस करे जाएंगे, इसको पानी के टैंक में डाला जाएगा। पानी के टैंक में डालने के बाद इसका क्या करेगा, पानी के अंदर इसको, इसकी लुगदी बनाई जाएगी, लुगदी, इसका एक पेस्ट बनाया जाएगा। उस पेस्ट को क्या किया जाएगा, उस पर केमिकल डाल के इसका कलर कैसा कर दिया जाएगा, व्हाइट कर दिया जाएगा। व्हाइट कर दिया जाएगा। उस पेस्ट से क्या किया जाएगा, गर्म हॉट रोलर होती है, उस रोलर से चलाया जाएगा, रोलर से उसका पानी सुखाया जाएगा।
एक पतली सी शीट मिलेगी जो क्या होगा, पेपर होगा। फिर पेपर की कटिंग करी जाएगी, पेपर को काट काट के क्या किया जाएगा, पेपर को काट काट के एक साइज में दे दिया जाएगा। इस तरीके के साइज के हजारों पेपर लिए जाएंगे और उसको सिल के क्या बनाई जाएगी, कॉपी बनाई जाएगी। इस तरीके से आपके घर कॉपी आती है। पहले पेड़ कटता है, पेड़ कटने के बाद क्या होता है, अलग अलग पेड़ की अलग अलग किस्म का कागज होता है, अलग अलग पेड़ से। तो पेड़ कटेगा, पेड़ के लकड़ी ली जाती है, लकड़ी को क्या किया जाता है, लकड़ी के सफेद, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उसे पानी के टैंक में डाला जाता है। पानी के टैंक के साथ साथ उसे अलग अलग केमिकल डाल डाल के उसको उससे गुजारते हैं। ठीक है, और उसकी साफ सफाई करते हैं, एकदम व्हाइट बना देते हैं। फिर व्हाइट बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, एक हॉट रोलर से पास करते हैं। हॉट रोलर से पास करते हैं तो क्या होता है, एक पतली सी शीट मिलती है कागज। ठीक है, उस शीट को छोटे छोटे पीसेस में जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पीसेस में काट देते हैं। पीसेस में काटने के बाद क्या होता है, हमें उससे कॉपी बना लेते हैं। इस तरीके से आपके घर तक कॉपी पहुंचती है। ठीक है, अब इस कॉपी को आप क्या कर दो, वापस से फेंक दो नाले में, तो क्या होगा, ये सड़ जाएगी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन करेगी। लेकिन आपने इसे फेंकने की जगह क्या कर दिया, इसने फेंकने की जगह आपने क्या कर दिया, इसको रद्दी वाले को बेचा, रद्दी वाला ले जाके वापस से कहाँ पहुंचा देगा, यहीं पहुंचा देगा, यहाँ पे पहुंचा देगा। ठीक है, इस कागज को वापस से पानी में डालेंगे, लुगदी बनाएंगे केमिकल डाल के। इसमें से जो कागज पे कलर वलर होता है ना, पेंसिल पेन का या जो भी कलर है, रंग बिरंगा कलर जो होता है, वो भी कलर सबका हटा देगा, वापस से व्हाइट कागज मिलेगा और फिर से आपको क्या होगा, कॉपी बनेगी। तो ये प्रोसेस चलता जाता है, रिसाइकलिंग। यदि पेपर आप ये नहीं दोगे तो लकड़ी कट के बनेगा, नहीं दे दोगे तो क्या होगा, ये इसी बन जाएगा। ठीक है, और और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये रिसाइकलिंग वाले पेपर से बनता है, कुछ लकड़ी भी कटेगी और क्या होगा, कुछ पेड़ भी कटेंगे और कुछ पुराने वाले कागज से ही द्वारा से पेपर बना लेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेपर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। रिसाइकलिंग समझ में आ गया होगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ट्री। पेपर जो है वो किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। इट टेक्स अबाउट 17 फुली ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो 17 पेड़ चाहिए, कम से कम 17 ट्री चाहिए, 17 ट्री यानी कि पेड़, 17 पेड़ चाहिए, तब जाके हम कितने कागज बना लेंगे, तब हम कागज बनाएंगे, कितना पेपर बना लेंगे, कितना पेपर बना लेंगे, 1 टन। 1 टन, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। जिस कागज, जब हम इस कॉपी का वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ बजाने, तो 1000 किलोग्राम के बराबर की कॉपी जो होगी, 1000 किलोग्राम लगभग कागज जो है वो किससे बन जाएगा, 17 पेड़ों से बनेगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 17 पेड़ काटने पड़ते हैं 1 टन कागज बनाने के लिए, 1 टन कागज बनाने के लिए, यानी कि 1000 किलो कागज बनाने के लिए। ठीक है, इट मीन्स पेपर इंडस्ट्री इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो हमें इससे ये पता चलता है कि पेपर इंडस्ट्री, ये पेपर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, पेपर बनाने के लिए ये पेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है। तो पेड़ों को कट रहा है, पेड़ों का कटान जो होता है उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ों को कटने से डिफॉरेस्टेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है जिससे कागज बनता है, तो कागज बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, यानी कि कागज के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर को बचाना चाहिए, पेपर को बचाना चाहिए, कागज कम इस्तेमाल करना चाहिए। हाउ कैन वी कट डाउन ऑन पेपर कंजम्पशन एंड रिड्यूस द फेलिंग ऑफ ट्री। तो हम किस तरीके से पेपर का यूज करना कम कर सकते हैं, किस तरीके से पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। तो क्या है, वी कैन यूज कट डाउन ऑफ पेपर कंजम्पशन बाय। तो हम किस तरीके से पेपर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हैं। यूजिंग दी पेपर शीट केयरफुली, नॉट वेस्टिंग देम अननेसेसरली एंड नॉट टीयरिंग दी पेपर। ठीक है, तो पेपर का आप सही इस्तेमाल करिए, बेवजह पेपर पे ऐसे ही बेवजह पेपर को फेंक मत दीजिए। ठीक है, आपको जब जरूरत हो तब पेपर इस्तेमाल करिए, ऐसे खेलने वेलने के लिए जहाज बना बना के खेल रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपको जरूरत नहीं है तब भी आप पेपर का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हो, फेंक रहे हो। ठीक है, इस तरीके से पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे बेशक आप पेपर अपने पैसों से ही खरीद रहे हो, आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो, तब एक कॉपी खरीदी, एक कॉपी खरीदी और उसको ऐसे थोड़ी देर 1-2 पेज पे कुछ लिखा और फेंक दिया ऐसे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पिछले साल की कॉपी होती है उस पर थोड़ा सा लिखा, अब पुरानी कॉपी हो गई तो क्या है, नई क्लास में आ गए तो नई कॉपी खरीदेंगे, और पुरानी वाली कॉपी जिसमें खाली पेज होते हैं उसको ऐसे के ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बेशक वो कॉपी आपके पैसों से ही आई है, आपकी जेब से पैसा खर्च हुआ है तभी वो कॉपी आई है, लेकिन यदि आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो क्या होगा, और ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे तब जाके कॉपियां बनेंगी। तो आप क्या करिए, पहली बात तो आपको जो पुरानी कॉपी आपको, आप उसी को इस्तेमाल करिए। आप नहीं करना चाहते तो कोई और इस्तेमाल करना चाहता है उसे करने दीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो पेपर को वेस्ट मत करिए। दूसरा, सेविंग एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर डेली। कम से कम एक पेज आप अपनी डेली अपने बचाइए, कम से कम ऐसा करिए। एक पेज बचाने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अरे सर ने तो बोला था पेपर बचा लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। पेपर बचाने का मतलब है बेवजह इस्तेमाल ना करना। ठीक है,
यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर, आपको पेपर रिसाइकल करवाना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपको कौन सा पेपर इस्तेमाल करना चाहिए जो रिसाइकलिंग से बना है, कौन सा बना है, रिसाइकलिंग से बना है। आप जानते हो कि रिसाइकल्ड पेपर का मतलब क्या होता है। देखो पेपर आता है, एक आती 5 रुपए की नोटबुक आती है, वो 5 रुपए वाली रफ रफ कॉपी आती है। वो रफ कॉपी वाला पेपर है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। रद्दी वो सीधा रद्दी में नहीं जाता। वो 5 रुपए वाली रद्दी वाली कॉपी होती है ना, जिसका जो कागज होता है वो कैसा होता है, काला काला सा होता है, काला काला सा जो पेपर होता है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। तो उस पेपर की जगह आप कौन सा पेपर इस्तेमाल करिए, ऐसा व्हाइट वाला, ठीक है, ऐसे जिसका पेपर व्हाइट होता है, तो इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो ऐसे पेपर को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बार बार रिसाइकिल होगा, तो क्या होगा, पेड़ की कटान कम होगा, ठीक है। यदि आप वो रद्दी वाला इस्तेमाल करोगे तो पेड़ कट कट के रद्दी वाला पेपर बनेगा, जिससे क्या होगा, पेड़ ज्यादा कटेंगे। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स एंड रीयूज। पेपर को, ये देखिए, आप ये देखिए, एक बार ये समझिए कि आपने यहाँ से कितना पेपर भेजा, यहाँ से भेजा 1000 किलो भेजा, 1000 किलो पेपर भेजा। तो यहाँ से जब रिसाइकिल होके आएगा तो ये 1000 किलो पेपर नहीं निकलेगा, 1000 किलो पेपर नहीं निकलेगा, सारा का सारा पेपर नहीं निकलता, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल में चला ही जाता है। तो 1000 किलो से कितना बचेगा, मान लो 800 किलोग्राम बचेगा, यानी 200 किलोग्राम का तो भी वेस्ट होगा ही होगा, 200 किलोग्राम वेस्ट होगा ही होगा। तो बोल रहा है पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स एंड रीयूज, ठीक है। तो पेपर को कब, कितनी बार, एक बार आपने पेपर बनाया, उसको रिसाइकिल करके वापस, पेपर जब यूज हो गया तो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया, फिर क्या हुआ, 800 किलोग्राम रह जाएगा, फिर से रिसाइकलिंग होके आया, तो और कम रह जाएगा, फिर से रिसाइकलिंग होके आएगा, और कम रह जाएगा। तो 5 या 7 बार के बाद पेपर खत्म हो जाता है, फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके घटता रहता है। तो ये थोड़ा थोड़ा घटेगा, उसके लिए हमें क्या काटना पड़ेगा, पेड़ काट के पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। Thus we can save tree as well as energy and water used in the paper manufacturing, ठीक है। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग करके हम क्या कर सकते हैं, पेपर को बचा सकते हैं। तो देखिए, हमें हर साल, हमें मान के चलो हर साल कितना पेपर चाहिए, हमें हर साल लगभग 5,000 किलो पेपर चाहिए, 5,000 किलोग्राम पेपर चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले साल हमने पेड़ काट के 5,000 किलोग्राम पेपर बना लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने ये 5,000 किलोग्राम पेपर वेस्ट होके क्या हो गया, रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया। रिसाइकलिंग से क्या होगा, पूरा का पूरा 5,000 किलोग्राम तो पेपर मिलेगा नहीं। 5,000 की जगह कितना मिल जाएगा, 5,000 की जगह मिल जाएगा, मान लो 4,000 मिल गया। कितना मिल गया, 4,000 किलोग्राम। तो अब 1,000 किलोग्राम के लिए ही हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, 4,000 तो हमें पुराने वाले पेपर से मिल गया, ठीक है। अब 4,000 से वापस से 1,000 किलो के लिए तुमने पेपर पेड़ काटा, और फिर से 1,000 किलोग्राम और मिल गया, और टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 5,000 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 5,000 किलोग्राम, ठीक है। अब वापस से आप इसकी रिसाइकलिंग कराइए, फिर कितना रह जाएगा, 4,000, तो फिर 1,000 के लिए काटना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो आप रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हो, रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हो, तो 5,000 के लिए पेड़ कटेंगे, फिर 5,000 के लिए अगले साल पेड़ कटेंगे, फिर 5,000 के लिए, तो पेड़ कितने ज्यादा कटेंगे, बहुत ज्यादा कटेंगे। तो रिसाइकलिंग से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों को कटना कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग से क्या होता है, थोड़ा डिफॉरेस्टेशन, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, ठीक है, कम होगा। चिपको मूवमेंट, अब यहाँ पे समथिंग मोर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है जिसे तुम जानते होगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट में क्या था, एक जंगल था, एक जंगल था। हिमाचल प्रदेश के लोग जंगल की कीमत जानते हैं, उनने परेशानियां देखी हैं। जंगल खत्म होते हैं तो वहां पे क्या होने लगता है, लैंडस्लाइड होने लगता है, जमीन धंसने लगती है, और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, रोज रोज रोड बंद हो जाती है, ठीक है, बहुत तरीके की परेशानी होती है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी इलाके लोग होते, पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना, उन्हें पता है कि पेड़ कटेंगे तो कितनी बड़ी परेशानी खड़ी होती है। तो क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, एक जंगल था, उस जंगल में क्या एक प्रोजेक्ट था, एक मतलब जैसे बिजली बनाना या फिर डैम लगाने जैसा कोई प्रोजेक्ट था। तो कोई काम था जिससे क्या होता है, वहां पे जमीन, जंगल को काट के क्या करना पड़ता, वहां पे कोई मशीन वगैरह लगानी पड़ती है, बिजली बनाने के लिए मशीन लगानी पड़ती। तो हमें जमीन चाहिए थी, तो सरकार को क्या चाहिए थी, जमीन, ठीक है। तो सरकार ने क्या बोला, इस जंगल को काट के यहाँ पे क्या बना दीजिए, यहाँ पे बिजली लगाने का प्लांट लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बिजली आ जाएगी इस जगह पे। या फिर मान के चलो, मेरे को पक्का नहीं याद है, बस इतना याद है, ये हिमाचल प्रदेश की बात है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या था कि वहां पे एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट आने का मतलब मान के चलो यहाँ पे रोड निकालनी है, तो रोड निकालने के लिए वो जंगल से होकर जा रही थी, तो जंगल में पेड़ काटने पड़ते, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि पेड़ों को काटना पड़ रहा था, पेड़ों को काटना पड़ रहा था। तो उन पेड़ों को ना काटा जाए, इस इस प्रोजेक्ट की वजह से उन पेड़ों को ना काटा जाए, तो वहां के बच्चे जो थे,
पेड़ काटने के लिए जब लोग आए, पेड़ काटने के लिए जो कर्मचारी आए, सरकार के कर्मचारी जो पेड़ काट के वहाँ पे क्या बनाने वाले थे, मशीन वगैरह लगाने वाले थे, अपनी बिजली बनाने वाली मशीन लगाने वाले थे। तो वो पेड़ काटने जब आए तो वहाँ के बच्चों ने क्या किया, उन पेड़ों को ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे करके, जैसे हम गले लगाते हैं ना, ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है, और उनने वो बिल्कुल हटे नहीं, ठीक है, पुलिस वालों ने उनको हटाया पर वो हटे नहीं। उनने बोला यदि पेड़ काटना है तो हमें भी काट दो, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पेड़ कटने से बचाया, जंगल बचाया। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, ये अलग अलग अखबारों में छपा, बहुत बड़ी बात हो गई थी ये, कि बच्चों ने वहाँ के जंगलों को बचाने के लिए बोल दिया कि हमें मार दो तभी पेड़ कटेगा, अदरवाइज पेड़ नहीं कटेगा। तो फिर सरकार को क्या करना पड़ा, उस जंगल को काटने से रोकना पड़ा और उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों ने कितनी बड़ी बात करी। इसी को चिपको आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिपको आंदोलन, क्योंकि वो चिपक गए थे उससे, इसीलिए चिपको आंदोलन बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं। चिपको मूवमेंट इन गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड स्टेट, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तो चिपको मूवमेंट इन गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट का एक रीजन है, एक जगह है गढ़वाल रीजन, वहां की बात है। स्टार्टेड बाय दी सुंदरलाल बहुगुणा हेल्प इन सेविंग ट्री इन एरिया। तो सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक इंसान था, उसने वहां के पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये क्या किया था, ये आंदोलन शुरू किया था। दी वुमेन विलेज रैनी embraced the tree and prevented कॉन्ट्रैक्टर फॉर कटिंग द ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ कि और वहां की गांव की औरतें थी, उनने क्या कर दिया, उनने पेड़ों को पकड़ लिया था। मेरे को याद है, मेरे को तो मैंने तो पढ़ा था, बच्चों ने पकड़ा था, ठीक है, बच्चों बड़े बूढ़े वहां के जो लोकल एरिया थे, उन सब ने क्या किया था, अपने आप को पेड़ों से जकड़ लिया था कि पेड़ कटेंगे तो हमें भी मारना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से वो पेड़ काटे नहीं गए और जंगल बच गया। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये कहाँ की बात है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कौन से रीजन की बात है? गढ़वाल रीजन की बात है। गढ़वाल रीजन में कौन सा, किस इंसान ने शुरुआत करी थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू करी थी, ठीक है। और वहां पे औरतें जो थी उनने ट्री को पकड़ लिया था, ठीक है। सेव साइलेंट वैली सोसाइटी इन केरला सेव्ड इन्यूमरेबल रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन दी साइलेंट वैली। तो बच्चों साइलेंट वैली क्या है? केरल की एक जगह है, केरल की एक जगह है, उसको साइलेंट वैली बोलते हैं। वहां पे एक मुस्लिम थे, क्या नाम थे उनका, कुछ था, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। वो एक इंसान थे, उनने देखा कि वहां पे बहुत अलग अलग किस्म की चिड़िया रहती थी एक इलाके में जिसका नाम है साइलेंट वैली। क्या नाम है? साइलेंट वैली में बहुत अलग अलग किस्म की चिड़ियाएं रहती थी। तो वो चिड़िया क्या हो रही थी, मर रही थी, खत्म हो रही थी, वहां की चिड़ियाओं की संख्या घटती चली जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया वहां पे, उस एरिया को बचाने के लिए, वहां पे जंगल बचाने के लिए, ठीक है। इस वजह से उस व्यक्ति का नाम है, मेरे को नाम नहीं पता, पता नहीं क्या नाम था उनका, काफी फेमस नाम है, आप गूगल पे सर्च कर लो साइलेंट वैली करके। तो साइलेंट वैली में क्या था, केरल स्टेट है हमारे देश में, केरल स्टेट में एक इलाका है साइलेंट वैली, वहां पे अलग अलग किस्म की चिड़िया हैं, ठीक है। तो एक पिक्चर आई थी ना, रोबोट, रोबोट जो अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार जो चिड़ियाओं को बचाने के लिए क्या क्या करता रहा, ठीक है, वो साइलेंट वैली बिल्कुल वो उसी की कहानी पे बेस्ड है, ठीक है। तो साइलेंट वैली को बचाने के लिए वहां पे जो रेयर स्पीसीज है, वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको बचाने के लिए क्या किया गया, एक सोसाइटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, सेव साइलेंट वैली सोसाइटी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, सेव साइलेंट सोसाइटी केरल में, केरल स्टेट के अंदर एक सोसाइटी है, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है, उसका काम ये है कि इस जंगल को हमें कटने से रोकना है। साइलेंट वैली जो इलाका है, वहां पे जंगल को कटने से रोकना उनका काम है, और वो अपने काम में अच्छे हैं और उन्होंने अपने साइलेंट वैली को बचाया है। और इस वजह से वहां पे अलग अलग किस्म के जीव जंतु, पेड़ पौधे, चिड़िया वगैरह वहां पे आज भी हैं, ठीक है। यदि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होती तो क्या होता, यदि कोई ध्यान ही नहीं देता, यहाँ पे जंगल है तो एक एक करके लोग पेड़ काटते जाते और धीरे धीरे जंगल खत्म हो जाता, ठीक है। तो ये सोसाइटी क्या करती है, एक भी पेड़ कटता है तो ये सोसाइटी वाले लोग जो होते हैं वो उसको अखबार में छपवा देते हैं, उसकी जेल करवा देते हैं जो इंसान पेड़ काटता है एक भी, ठीक है। तो इस सोसाइटी ने अपना अच्छा काम किया है। समझ में आ गया? चेक पॉइंट 1 में कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ मतलब होता है जंगली जानवर, कंजर्वेशन मतलब बचाना। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है? वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट like tigers and elephants in dense forest, crocodile and alligators in the natural water bodies, and tree and shrub in the jungle. तो क्या है वाइल्ड लाइफ रेफर? वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जंगली जानवर, मैंने बता ही दिया। वाइल्ड लाइफ रेफर टू ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ से मतलब होता है, वाइल्ड लाइफ से मतलब होता है कि वो सभी जीव जंतु जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो सारे एनिमल्स जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। नेचुरल हैबिटेट मैंने बताया था,
जहाँ पे वो नेचुरली होते हैं, इंसानों के द्वारा नहीं। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। उसे पकड़ के पिंजरे में बंद कर दो, पिंजरा पिंजरा जो है वहां पे भी वो रह रहा है, लेकिन वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट क्या है? जंगल। तो सारे के सारे जीव जंतु जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, ठीक है, कहाँ रहते हैं? डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। हाथी और चीता जो है, टाइगर जो है, हाथी और टाइगर जो है वो कहाँ रहता है? डेंस फॉरेस्ट में रहता है। और इसी तरीके से क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, मगरमच्छ एंड घड़ियाल। क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ होता है। और एलिगेटर क्या होता है? वो होता है घड़ियाल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में अंतर क्या होता है? दोनों के दोनों मगरमच्छ समझे जाते हैं, दोनों के दोनों मगरमच्छ समझे जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मगरमच्छ नहीं होते। दोनों के दोनों मगरमच्छ नहीं होते। क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मुंह बहुत बड़ा होता है, वो इंसान को भी खा सकता है। एलिगेटर जो होता है, एलिगेटर, एलिगेटर जो होता है, ठीक है, एलिगेटर का मुंह ऐसे करके लंबा सा होता है और ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये इतना लंबा होता है, इससे ये इंसान को खा नहीं सकता एलिगेटर। इसका मुंह ऐसा लंबा सा चौड़ा सा होता है, ठीक है। मैं डायग्राम बना के समझा भी नहीं पाऊंगा, फोटो होता तो मैं दिखा देता, ठीक है। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में अंतर क्या? क्रोकोडाइल तो इंसान को खा लेगा, एलिगेटर जो है उसका मुंह ऐसे बना होता है कि ये केवल और केवल मछलियों को खा सकता है, केवल और केवल मछलियों को खा सकता है। तो ये अंतर होता है क्रोकोडाइल एलिगेटर में। एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों ही पानी में मिलते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं एलिगेटर और क्रोकोडाइल, लेकिन ये मेनली कहाँ पे रहते हैं? पानी में, ठीक है। एक और बात बता दूं, एलिगेटर इन मछलियों को खाता है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि इंसान को मार नहीं सकता, मार सकता है। ये एलिगेटर क्या है? पानी में रहता है। यदि यदि एलिगेटर के पास तुम जाओगे पानी में, तो ये क्या करेगा? पैर पकड़ के तुम्हें खींच लेगा, तुम्हें जान से नहीं मारेगा, लेकिन पानी के अंदर तुम्हें खींच लेगा। पानी के अंदर यदि खींच लिया उसने, तो क्या होगा? तुम्हारा दम घुटने से, पानी में दम घुटने से मर जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा मांस खा लेगा, लेकिन तुम्हें जान से मार सकता है, ठीक है। तो सावधानी रहना है। ऐसे समझ लो कि सर ने तो एलिगेटर मछली खाता है, इंसान नहीं खाता, तो जाके एलिगेटर से कुश्ती लड़ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। एलिगेटर कहीं दूर नहीं मिलता, तुम्हारे घर के पास ही मिल जाता है। यहाँ पे तुम थोड़ी दूर जाओगे, राजस्थान भरतपुर यहीं शुरू हो जाता है 40 किलोमीटर पे। तो भरतपुर पे चंबल नदी जा रही है, वहाँ पे क्या है? चंबल नदी में आप चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या है? एलिगेटर है, ठीक है। एलिगेटर देखो आप, उसका मुंह ऐसे लंबा चोंच सा होता है, उसको मछली खा सकता है, उसका मुंह ऐसे बना है मछली खाने के लिए, वो और किसी जानवर को नहीं खाता, ठीक है। लेकिन एलिगेटर जो क्रोकोडाइल होता है वो किसी को भी खा सकता है, शेर किसी को भी खा सकता है, इंसान को खा सकता है, ठीक है। और कोई और भी कोई जानवर है उनको भी खा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिगेटर इन नेचुरल वाटर बॉडीज एंड ट्री एंड शव इन दी जंगल। तो ट्री एंड शव इन दी जंगल, तो नेचुरल हैबिटेट हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? तो जानवरों को बचाना ही क्या होता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है? जंगली जानवर या पेड़ पौधों को बचाना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमने बताया पहले तो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सभी जीव जंतु जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उनको बचाना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। सभी जीव जंतु, हमने ज्यादा हाथी और टाइगर जो है वो कहाँ रहते हैं? हाथी एंड टाइगर रहते हैं जंगल में, ठीक है। इसके साथ साथ क्रोकोडाइल, एलिगेटर भी कहाँ रहते हैं? नेचुरल वाटर बॉडीज में। नेचुरल वाटर बॉडीज क्या है? नदी, तालाब, झील, समुद्र, ये नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, इंसानों ने नहीं बनाई। इंसानों ने खुद खोद के एक स्विमिंग पूल बना दिया, वहां पे एलिगेटर डाल दिया, तो वो क्या होगा? तो वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। इसीलिए बोला है नेचुरल हैबिटेट में एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल वगैरह रहते हैं। और जो जो हर्ब एंड सर्व होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां होती हैं, वो कहाँ मिलती हैं? वो नेचुरली जंगल में मिलती हैं। तो ये उनके नेचुरली हैबिटेट हैं, उनको बचाना, इन इन जगह पे जो जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनको बचाना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन, फिर वही बात आ गई, कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन। कॉजेज मतलब कारण, वाइल्ड लाइफ मतलब बता ही दिया, जंगली जानवर या पेड़ पौधे, डिप्लेशन मतलब उनका घटना। जंगली जानवरों के घटने का, जंगली पेड़ पौधे के घटने का कारण क्या है? वाइल्ड लाइफ इज अ वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, द वेरियस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन एंड डिप्लेशन आर। तो देखिए यही वो वही सारी चीजें पीछे वाली रिपीट हो रही हैं, आई थिंक देख लेते हैं कुछ नई चीज तुम्हें देखने को मिले। तो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारण है जिससे क्या हो रहा है? ये वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म हो रहा है। वाइल्ड लाइफ इज वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, हमारे लिए ये जीव जंतु पेड़ पौधे जो वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ, नेचुरल है, वाइल्ड लाइफ इज वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो जंगली जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बायोलॉजिकल रिसोर्स है।
हमारे लिए जीवित संपदा है, जीवित जीवन, जीवित धन है, ठीक है। दी वेरियस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन के कारण है, वाइल्ड लाइफ को खत्म होने के कारण है, एंड डिप्लेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का खात्मा होने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ को घटने के कारण है क्या क्या, हैबिटेट लॉस, सबसे बड़ा कारण क्या है, हैबिटेट लॉस। नदियाँ नदियाँ खत्म हो रही हैं, तालाब खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो पानी के जो क्रोकोडाइल एलिगेटर खत्म हो रहे हैं, इसके साथ साथ जंगल खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से चिड़िया पेड़ पौधे ये क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। So the destruction of natural habitat of animal by deforestation disturb the life, growth and reproductive potential of the wildlife animals. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो नेचुरल हैबिटेट्स को, किसके, जानवरों के, बाय डिफॉरेस्टेशन, जंगल खत्म कर करके, डिफॉरेस्टेशन, डिस्टर्ब द लाइफ, the destruction of the natural habitat of animals by deforestation disturb the life, growth and reproductive potential of wildlife. तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि जंगल कटने से क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उनकी संख्या घट रही है, उनके लिए खाना कम हो रहा है, इस वजह से भी उनकी संख्या घट रही है, और इसके साथ साथ उनकी रिप्रोडक्शन क्षमता, यानी कि वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि भाई बहुत सारे जानवर अलग अलग दूरी दूरी पे हैं, जब तक वो पास पास नहीं आएंगे तब तक उनके बच्चे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये रीजन है जिस वजह से क्या हो रहा है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी घट रहा है। इसके बाद क्या है, इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग। इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग मतलब किसी भी जानवर को आप क्या कर रहे हो, शिकार कर रहे हो, उसको मार रहे हो, जान से मार रहे हो, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग एंड poaching of the wild animals for food, skin, fur, horn, tusk, etc. has caused reduction and elimination of the many wild animals. तो मैंने बताया था जंगली जानवरों को उनके दांतों के लिए, उनकी खाल के लिए, ठीक है, या उनकी स्किन के लिए, खाने के लिए, उनको खाने के लिए, उनके दांत के लिए, ठीक है, या उनकी सींग के लिए उनको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मैंने बताया था 12 सींग का जो होता है, 12 सींग होते हैं एक ही हिरन के अंदर, एक हिरन के, ये हिरन है, इसके अंदर 2 सींग होंगे, इसमें 12 सींग होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको 12 सिंगा कहते हैं। इंसान ने उसके सींगों के लिए हिरन को क्या कर दिया, मार दिया, हिरन को क्या कर दिया, मार दिया। तो ये इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग, ठीक है, इसको बोल रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग। तो जीव जंतुओं को शिकार कर देना, जीव जंतु को पेड़ पौधों, सॉरी, एनिमल्स का शिकार कर देना, उनकी खाल के लिए, उनके सींग के लिए, उनके दांतों के लिए, हाथी के दांत जो होते हैं उनके लिए, उनकी स्किन के लिए। तो ये क्या है, इससे भी क्या हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जंगली जानवर खत्म हुए। पॉल्यूशन, एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डेथ एंड एलिमिनेशन ऑफ सेंसिटिव वाइल्ड स्पीसीज, ठीक है। तो पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, प्रदूषण हवा का प्रदूषण हो गया, पानी का प्रदूषण हो गया, मिट्टी का प्रदूषण हो गया, ठीक है। एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डेथ एंड एनिमल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेंसिटिव वाइल्ड स्पीसीज। तो बहुत ही सेंसिटिव स्पीसीज जो जरा सी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मरने लग जाते हैं। इस तरीके से भी क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया तो सॉइल में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, जैसे कि केंचुआ हो गया, जैसे क्या बोलते हो, अर्थवर्म बोलते हो, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते थे, चींटी वगैरह ये सब, ठीक है, ये सारे के सारे पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से क्या हो गए, मर गए, ठीक है, मर गए। पहले खेतों में देखते हो आप, क्या पहले खेतों में चूहे मिलते थे, खरगोश रहते थे, हिरन वगैरह आ जाते थे, जो क्या करते थे, हमारे खेतों को नष्ट कर देते थे। लेकिन आजकल खेतों में कहाँ मिलते हैं चूहे, घास, ये खरगोश वगैरह कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते, ठीक है। तो देखिए ये क्यों नहीं मिलते, क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करी, कीटनाशक दवाइयां खेतों के लिए, तो इससे क्या हुआ, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे वो मर गए, ठीक है, अर्थवर्म वगैरह ये सब मर गए। तो अर्थवर्म वगैरह ये सारे जब मर गए तो क्या हुआ, पहले जब ये होते थे तो इनको खाने वाली क्या थी, चिड़िया थी, वो चिड़िया इनको खाती थी और पेड़ों पे जाके घोंसला बना के रहती थी। अब देखिए ना तो उनको खाना मिल रहा है, ना पेड़ मिल रहे हैं घोंसला बनाने के लिए, तो बहुत सारी सेंसिटिव चिड़िया जो थी, जो इनको खा के जिंदा रहती थी, वो क्या होंगी, खत्म होना शुरू हो गई, क्योंकि उनके लिए खाना ही नहीं है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से कीड़ों की वजह से क्या हुआ, कीड़ों की, छोटे छोटे कीड़ों की वजह से क्या हुआ, चिड़िया खत्म हो गई। तो इस तरीके से भी पॉल्यूशन जो होता है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीसीज को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज का मतलब क्या होता है, थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है, 2 दिन लग जाएंगे शायद इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। थ्रेटेंड स्पीसीज यानी कि जो स्पीसीज खतरे में है, मतलब खत्म तो नहीं हुई लेकिन खत्म हो सकती है, ठीक है, ऐसी स्पीसीज, ऐसे जीव जंतु जो अभी खत्म तो नहीं हुए लेकिन खत्म हो सकते हैं, उनको थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं। दी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हुज मेंबर आर ग्रेटली रिड्यूस इन नंबर और दोज और आर नियर एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड दी थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसे जीव जंतु जो अभी खत्म तो नहीं हुए लेकिन वो बहुत ज्यादा संख्या में कम हो चुके हैं और कभी भी खत्म हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं।
आपने सुना होगा टाइगर टाइगर टाइगर, ठीक है। टाइगर को बचाने के लिए बहुत कोशिश करी जा रही है। टाइगरों की संख्या हमारे देश के अंदर कितनी रह गई? 2000 रह गई। कितनी रह गई है? 2000 टाइगर। ऐसा नहीं है टाइगर मर जाएगा तो पूरी दुनिया से टाइगर खत्म हो जाएगा। यदि ये 2000 टाइगर मर गए तो इंडियन टाइगर खत्म हो जाएगा। इंडियन टाइगर यानी कि भारत देश के अंदर से पूरी तरीके से टाइगर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि पूरी दुनिया के टाइगर खत्म हो जाएं, पूरी दुनिया के टाइगर खत्म हो जाएं, तो पूरी दुनिया से ही टाइगर खत्म हो जाएंगे, फिर इंसान इनको कभी देख नहीं पाएगा, बस इनकी फोटो और वीडियो देख सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। आप आजकल उसको पिक्चरों में देखते हो, मूवीज में देखते हो, या फिर उसका फोटो देखते हो, या फोटो देखते हो, या मूवीज में देखते हो, या किताबों में फोटो देखते हो, ठीक है। तो डायनासोर आज की डेट में दुनिया में कहीं नहीं दिखता। आज के समय में दुनिया में कहीं पे भी डायनासोर नहीं है। लेकिन क्या इस दुनिया में कभी डायनासोर नहीं था? था। लेकिन अब नहीं है। क्यों? अब पूरी दुनिया से डायनासोर मर गया है। तो आप दोबारा डायनासोर पैदा कर सकते हो क्या? क्या कहीं अपने आप ही पैदा हो जाएगा डायनासोर? डायनासोर से ही डायनासोर पैदा होता। अब डायनासोर खत्म हो गए तो अब डायनासोर दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि इस दुनिया के सारे टाइगर मार दिए जाएं, सारे के सारे टाइगर मार दिए जाएं, तो क्या दोबारा टाइगर देखने को मिलेगा इस दुनिया में? केवल उसके वीडियो फोटो जो आपके पास हैं वही रह जाएंगे और पूरी दुनिया से टाइगर खत्म हो जाएगा। तो सर ऐसा हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। डोडो, डोडो नाम का एक चिड़िया था, डोडो नाम की एक चिड़िया थी, वो पूरी दुनिया से खत्म हो गई, पूरी दुनिया से खत्म हो गई। पूरी दुनिया में कहीं पे भी डोडो नाम की चिड़िया नहीं रही। अब हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूम लें, हमको डोडो नाम की चिड़िया नहीं मिलती। तो अब ये पूरी दुनिया से खत्म हो गई। अब बस हमारे पास इसका फोटो रह गया इस चिड़िया का। अब आप इसको तो कभी जीवन में देख नहीं पाओगे। दुनिया के किसी भी जू में चले जाना, किसी भी जंगल में चले जाना, कभी आपको डोडो चिड़िया दिखाई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं टाइगर की। टाइगर जो है, टाइगर संख्या में बहुत थे हमारे देश में, बहुत टाइगर थे हमारे देश में। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया? शिकार करने के लिए टाइगर को मार दिया करते थे, अपने खेल के लिए, अपने खेल के लिए, शिकार के लिए। हमारे पुराने जमाने के जो राजा महाराजा थे वो भी क्या करते थे? शिकार करने के लिए बाणों से मार दिया करते थे टाइगर। टाइगर मार दिया करते थे। तो हमारे देश में टाइगर की संख्या बहुत ही धीरे धीरे घट घट के आज कितनी रह गई? 2000। यदि ये 2000 टाइगर मर जाएं, 2000 कितने होते हैं? जरा से होते हैं 2000। 2000 को गोली मार दो 2 मिनट में 2000 मर जाएंगे। 2000 टाइगर खत्म हो गए। इंडिया से टाइगर खत्म हो जाएगा, जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। टाइगर केवल आपके फोटो में रह जाएगा, फोन में रह जाएगा, फोटो में, या फिर क्या होगा? वीडियो रह जाएंगे उनकी। टाइगर दुनिया से खत्म हो जाएगा। इंडिया का जो टाइगर है वो पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात हो गई, आप दोबारा टाइगर देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। टाइगर से होने वाले बेनिफिट आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? टाइगर पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या इसको बचाना नहीं चाहिए? ये हमारे लिए क्या एक धन नहीं है? ये हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ा ट्रेजर नहीं है? हमारे लिए संपत्ति नहीं है ये? बोलो। आपको लगता है कि संपत्ति नहीं है तो फिर आपके घर में या आपके पड़ोस में जो भैंस बंधी है ना, वो भी आपकी संपत्ति नहीं है, उसको भी मार दो, ठीक है। उससे आपको दूध मिल रहा है तो वो आपके लिए संपत्ति है। इससे दूध नहीं मिल रहा तो संपत्ति नहीं है। दूध नहीं मिल रहा लेकिन किसी ना किसी तरीके से फायदा मिल रहा है जो आप समझ नहीं पाए अब तक। और ये खत्म हो जाएगा तो आप इस दुनिया में इसको वापस ला भी नहीं पाओगे। तो इनको बचाना कितना बड़ा काम है, इसीलिए इसको बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है भारत सरकार। समझ में आ गया? टाइम हो गया है आई थिंक। मेरे को ये यहीं पे एंड करना चाहिए। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई थिंक एक या दो क्लास में आपका मंडे ट्यूसडे में जाके ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसकी एक्सरसाइज करा देंगे। फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे सेल। ओके, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इसको इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, कॉपी कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बता दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ठीक है। चैप्टर में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चैप्टर थोड़ा सा बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं कि वाइल्ड लाइफ खत्म कर देना, डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन, तो बार बार लिखा हुआ है तो मेरे को बार बार बताना पड़ रहा है। कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ भी बोलना चाहते हो मेरे से, तो आप पे ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप मेरे को अपनी बात बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों।